हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूपी योद्धाओं, कैसे हो आप सभी। मैं आपका मेंटोर अर्जुन, स्वागत है आपका टारगेट विद रामा के आपके इस परिवार में। चलिए शुरू करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 2, क्योंकि प्रैक्टिस सेट लगाने बहुत ज़रूरी हैं। अगर आप प्रैक्टिस सेट नहीं लगा रहे हैं तो एग्जाम से कुछ कदम पीछे रह जाओगे। ये दूसरा प्रैक्टिस सेट हम लगा रहे हैं, इसमें हम स्पेशली जीएस को कवर कर रहे हैं और उसमें भी सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक जो आजकल चलती है ई विद्या की बुक है, यानी कि बहुत ज़्यादा महंगी नहीं आती है और बहुत ज़्यादा क्वेश्चन लो नहीं रहते हैं, मतलब मीडियम लेवल से हाई लेवल के क्वेश्चन रहते हैं। बहुत अच्छे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के बेसिस पर बनाई जाती है। तो 25 डेज 25 सेट्स हम इसको कवर कर रहे हैं। 25 दिन में 25 सेट कवर करेंगे। जीएस को कवर करने वाले इसमें देखिए 10 बजे सुबह को प्रीमियर हो जाती है और इसको आप जरूर देखें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ें, शेयर करें, मेरे साथ लगाने की कोशिश करें, ठीक है ना। चलिए, प्रैक्टिस सेट लगाने बहुत ज़रूरी है, बहुत बहुत बहुत। अगर मैं एक चीज़ में अगर मैं डिफाइन करूं एग्जाम को, एग्जाम की तैयारी को, आप लास्ट टाइम पे क्या करने वाले हैं 1 महीने में, तो मैं सीधे सीधा बोलता हूं कि आप मॉक टेस्ट लगाइए और उसका खूब सारा एनालाइज करिए जितना भर के हो सके। प्रैक्टिस सेट लगाने की फटाफट जितनी हो सके कोशिश करनी चाहिए। देखिए पहला क्वेश्चन लगाइए मेरे साथ। भारत के वर्ष 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश की किस शहर का जनघनत्व, डेंसिटी पूछा, यूपी का डेंसिटी सर्वाधिक है, सबसे ज्यादा है, कानपुर, लखनऊ, मुरादाबाद या फिर गाजियाबाद। बताइए किसका है। तो गाजियाबाद का कितना है, 3971, 3971। याद रखिएगा 3971 व्यक्ति पर किलोमीटर स्क्वायर। सबसे ज्यादा जो डेंसिटी है, सबसे ज्यादा जो लोग रहते हैं कम एरिया में, वो है गाजियाबाद में। याद रखिएगा इसको। चलिए नेक्स्ट देखिए। उत्तर प्रदेश में भोक्सा या फिर बुक्सा जनजाति किस जनपद में पाई जाती है। बताइए। बिजनौर और आगरा में, बहराइच और लखीमपुर खीरी में, ललितपुर या जालौन में, मिर्जापुर या फिर सोनभद्र में। तो बिजनौर और आगरा में मिलती है कौन सी, बुक्सा जनजाति बिजनौर और आगरा में पाई जाती है, ठीक है ना। चलिए आगे देखिए, कहीं कहीं पे आप में बुक्सा दे देगा, कहीं कहीं पर भोक्सा दे देगा। तीसरा कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस शहर में जैव प्रौद्योगिकी पार्क स्थित है। कौन सा प्रौद्योगिकी पार्क, बायो टेक्नोलॉजी जैव प्रौद्योगिकी। आगरा में है, लखनऊ में है, वाराणसी में है या फिर गोरखपुर में है। तो लखनऊ में जैव प्रौद्योगिकी पार्क है। और एक चीज और याद रखिएगा, लेदर टेक्नोलॉजी पार्क आपका बंथर उन्नाव में है। उन्नाव में कौन सा है, लेदर टेक्नोलॉजी है। और आपका लखनऊ में क्या है, जैव प्रौद्योगिकी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए। जौनपुर शहर की स्थापना किसने की थी। जौनपुर शहर की स्थापना, आपको एक चीज बता दूं, इसमें 38 क्वेश्चन है, 38 क्वेश्चन ऑलमोस्ट यूपी पुलिस में इतने ही क्वेश्चन आते हैं, जिसमें जीएस और करंट दोनों को कंबाइन करके पूछता है। तो करंट और जीएस के 38 क्वेश्चन पर टेस्ट में मैं करा रहा हूं, ठीक है ना। तो मेरे साथ लगाने की कोशिश करें, बहुत ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है, आपके रिलेवेंस जो यूपी पुलिस के लिए इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पे बनाए गए हैं, IQ-IP करने के साथ, यानी कि इंटरलिंक करके क्वेश्चन को तैयार किया गया है। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा मैं कुछ भी करा रहा हूँ, एक क्वेश्चन करा रहा हूँ और उसके नीचे बहुत सारे 40-50 क्वेश्चन लिख रहा हूँ। ऐसा कुछ नहीं करना है। क्वेश्चन पढ़ना है, आंसर देना है, क्वेश्चन पढ़ना है, आंसर देना है। बस 1-2 रिलेवेंट जानकारी अगर होगी तो मैं आपको देता हुआ चलूंगा, बाकी कुछ नहीं, माइंड में कुछ एक्स्ट्रा नहीं भरना है इसमें, ठीक है ना। जौनपुर शहर की स्थापना किसने की, तो याद रखिएगा मोहम्मद तुगलक ने की, इब्राहिम सर्की ने या फिर फिरोज शाह तुगलक ने, सिकंदर लोदी ने। तो याद रखिएगा फिरोज शाह तुगलक ने की थी। किसने की थी सर, फिरोज शाह तुगलक ने की थी, फिरोज शाह तुगलक ने। 1 मिनट में पेन चेंज करके देख लूँ, 1 मिनट कौन सा बेटर है, ये ठीक है। तो किसने की थी, फिरोज शाह तुगलक ने की थी, इसको याद रखना। और किसकी याद में की थी, मोहम्मद बिन तुगलक की याद में, यानी कि अपने चचेरे भाई की याद में जौनपुर शहर की स्थापना की थी। उसको हम बोलते थे जूना खां, जूना खां भी कहते थे मोहम्मद बिन तुगलक को। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस पर ब्रिटिश संसद में महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था। ऐसा कौन सा गवर्नर जनरल था जिस पर ब्रिटिश संसद में महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था। लॉर्ड क्लाइव था, जनरल डायर था, वारेन हेस्टिंग था या फिर सर जॉन शोर थे। बताइए। तो वारेन हेस्टिंग पर मुकदमा चला ब्रिटिश संसद में महाभियोग का। याद रखिएगा 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आपको याद होगा। बंगाल के गवर्नर वारेन हेस्टिंग को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया जाता है और उसके बाद उन पर मुकदमा चलता है, किसका, महाभियोग का, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, कई बार क्वेश्चन पूछा है, 2-3 मार्क स्टार करना, सारे ही क्वेश्चन 3-4 मार्क स्टार के, यानी कि ऑलमोस्ट क्वेश्चन रिलेवेंट है जितने पेपर्स के लिए हैं। तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने की थी। बताइए। जेम्स एगस्ट हिक्की ने या फिर मैक्स मूलर ने, विलिकन्स ने या फिर विलियम जोन्स ने। तो इसकी स्थापना की थी विलियम जोन्स ने। किसने की थी सर, विलियम जोन्स ने इसकी स्थापना की थी। याद रखिएगा 1784 में किसने की थी, विलियम जोन्स ने। नेक्स्ट देखिए, भारतीयों द्वारा अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र था।
भारतीयों द्वारा अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र कौन सा था? भारतीयों द्वारा पूछा है, ऐसा नहीं पूछा है कि कोई सा भी पत्र, नहीं, इंडियंस के द्वारा, तो वो था आपका हिंदू पैट्रियट। कौन सा था? हिंदू पैट्रियट, याद रखिएगा, हिंदू पैट्रियट था। और इसको प्रकाशित किसने किया था? तो गिरीश चंद्र घोष ने 1853 में, 1853 में किसने? गिरीश चंद्र घोष ने, याद रखिएगा, गिरीश चंद्र घोष ने। चलिए नेक्स्ट देखिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत में कौन सा स्थान है? यूपी का पूछा है, भारत का नहीं पूछा है, यूपी का पूछा है, उत्तर प्रदेश, यूपी का पूछा है भारत में। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत में कौन सा स्थान है? चौथा है, दूसरा है, तीसरा है, फिर पांचवा है, बताइए। तो कौन सा स्थान है? चौथा स्थान है। कौन सा स्थान है यूपी का? चौथा स्थान है भारत में। क्षेत्रफल की दृष्टि से आपको क्षेत्रफल भी याद रखना है, ये संख्या भी याद रखनी है, कितनी है? 24,0928, 24,0928 वर्ग किलोमीटर है, जो भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 7.33%। कितना है? आपसे प्रतिशत भी पूछ सकता है, 7.33%। ओके, चलिए नेक्स्ट देखिए, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला सर्वाधिक राज्यों को स्पर्श करता है? सबसे अधिक राज्यों को स्पर्श करने वाला कौन सा जिला है? लखीमपुर खीरी है, संत रविदास नगर है, गोरखपुर है, या फिर सोनभद्र है? तो याद रखिएगा, सोनभद्र सबसे ज्यादा राज्यों को, सबसे ज्यादा स्टेट्स को टच करता है, और सोनभद्र ही सदर्न मोस्ट पॉइंट है यूपी का। यूपी का जो आपका दक्षिणतम बिंदु है वो सोनभद्र ही है, इसको भी याद रखना है। और कौन कौन से जिले हैं, कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट आपके स्टेट हैं जिनको ये कनेक्ट करता है, जुड़ता है जिनसे? तो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, सीजी छत्तीसगढ़, उसके बाद आपका झारखंड और फिर बिहार। याद रखिएगा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार से इसकी सीमा लगती है। हमको पता होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश की सीमा कितने राज्यों से मिलती है, बताइए मुझे। तो उत्तर प्रदेश की सीमा 8 राज्यों से मिलती है। उसमें आपको पंजाब देगा, ऑप्शन में कितने भी देगा, पंजाब देगा, तो पंजाब जहां पर देगा उसको गलत लगा के आना है। पंजाब से सीमा नहीं मिलती। किस किस से मिलती है? ऊपर उत्तराखंड से, उसके बाद हिमाचल प्रदेश से, हरियाणा से, फिर राजस्थान से, फिर मध्य प्रदेश से, फिर छत्तीसगढ़ से, फिर बिहार से, और फिर झारखंड से, ठीक है, और एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली से। चलिए नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु कौन सा है? इस क्वेश्चन को थोड़ा सा अलर्ट हो जाना, कभी कभी हम क्या करते हैं, ब्लंडर मिस्टेक कर देते हैं, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि बहुत आसान सा क्वेश्चन है, बहुत आसान सा क्वेश्चन लगा ले जाऊंगा। लेकिन क्या होता है, पीछे एग्जाम में पूछा था, अभी जो यूपी पुलिस का एग्जाम हुआ 2018 या फिर 19 में जो भी शिफ्ट हुई थी, उसमें उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी पूछ लिया था, ठीक है ना। तो आपसे उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु पूछ सकता है और आप कंफ्यूज हो सकते हैं वहां पर। मैं नहीं कह रहा कि हो जाओगे, हो सकते हैं यूपी के में और भारत के में। तो बारहसिंगा है, हाथी है, शेर है, या फिर गाय है? तो बारहसिंगा कौन है? बारहसिंगा उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु है। चलिए, और हमको एक ये भी पता होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी क्या है। तो राजकीय पक्षी क्या है हमारा? सारस, सारस है, इसको याद रखिएगा। राजकीय पुष्प क्या है? पलाश है। राजकीय वृक्ष क्या है? अशोक है। और उत्तर प्रदेश की राजकीय भाषा है हिंदी और उर्दू, ठीक है, ठीक है, ओके। चलिए नेक्स्ट, बहुत सारी चीजें नहीं करते हुए चलना है कि मैंने बोर्ड ही भर दिया, ऐसा कुछ नहीं करना है आपको, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था बनकर। भारत का संविधान कौन सी डेट को तैयार हो गया था? 26 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1949, 11 फरवरी 1948, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपने तुरंत माइंड में क्लिक करना चाहिए कि सर 26 जनवरी 1949 को हमने क्या पढ़ा है? हमने अपनी प्रस्तावना पढ़ी है और उसमें लास्ट में लिखा है कि 26 जनवरी 1949। क्या है? 26 जनवरी 1949। याद रखिएगा, पूर्ण रूप से तैयार हो गया था और स्थिति को ही संविधान पारित हो चुका था, घोषणा हो चुकी थी संविधान पारित होने की, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, और प्रभावी कब हुआ था? पूर्ण रूप से प्रभावी, सारे उपबंध जो प्रभावी हो गए थे वो 26 जनवरी 1950 को प्रभावी हुए थे, और बनकर जो पूर्ण रूप से तैयार हुआ था वो 26 नवंबर 1949 को हुआ था। नेक्स्ट देखिए, हुणों ने भारत पर आक्रमण कब किया था? हुणों ने भारत पर आक्रमण किसके शासनकाल में किया था, बताइए मुझे। तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में, या फिर कुमारगुप्त प्रथम, या फिर स्कंदगुप्त? तो स्कंदगुप्त के शासनकाल में हुणों ने भारत पर आक्रमण किया था। और किस में इसकी जानकारी मिलती है? तो जूनागढ़ प्रशस्ति, किसमें? जूनागढ़ अभिलेख में। जूनागढ़ अभिलेख में इसकी जानकारी हमको मिलती है कि स्कंदगुप्त द्वारा उनकी पराजय का उल्लेख इसमें मिलता है कि स्कंदगुप्त ने उनको हरा दिया था। चलिए, बौद्ध, हिंदू और जैन 13 कह रहा है कि बौद्ध, हिंदू, जैन शैलकृत गुफाएं पाई जाती हैं कहां पर? तीनों की कंबाइन पूछा है। अजंता में मिलेंगी, एलोरा में, एलिफेंटा में, या फिर नासिक में, बताइए। तो एलोरा की जो गुफाएं हैं वो बौद्ध भी हैं, हिंदू भी हैं और
जैन भी हैं, याद रखिएगा। एलोरा की जो गुफाएं हैं जो महाराष्ट्र में, कहाँ पर हैं ये? महाराष्ट्र में, याद रखिएगा। एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र में हैं। अजंता में केवल बौद्ध गुफाएं मिलती हैं, इनको याद रखिएगा। उसके बाद तुम्हारे एलिफेंटा में ब्राह्मण धर्म से संबंधित है। अजंता केवल बौद्ध से हैं और एलिफेंटा आपकी ब्राह्मण धर्म से हैं, यानी कि हिंदू से हैं। तो इसने पूछा कि तीनों, तो तीनों मिलती हैं एलोरा में जो महाराष्ट्र में है, ठीक है। नटराज की प्रसिद्ध कांस्य की मूर्ति का एक उत्कृष्ट उदाहरण है, बताइए। चोल कला, गुप्त कला, गांधार या फिर मौर्य कला? फटाफट। चोल कला है, गुप्त है, गांधार है, मौर्य है, तो याद रखिएगा चोल कला। कौन सी कला? चोल कला। नटराज की प्रसिद्ध जो आपकी कांस्य की मूर्ति है, कांस्य से बनी हुई है। आपसे कभी कभी पूछ लेता है, मेटल पूछ लेता है, तो मेटल को याद रखना कि कांस्य से ये बनी हुई है। चलिए, निम्नलिखित में से किसे अकबर ने स्वयं मारा था? देखो ऐसे रेयर क्वेश्चन आते हैं, लेकिन कभी कभी पूछ लेता है। अकबर ने स्वयं खुद से मारा था अदम खां को, बैरम खां को, बाज बहादुर को या फिर पीर मोहम्मद खान को? तो अकबर ने स्वयं से अदम खां को मारा था। किसको मारा था? अदम खां को मारा था, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान नहीं दिया? 16वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध हमारी कुतुब मीनार है उसके निर्माण में योगदान नहीं दिया था? 3 लोगों ने दिया था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने, इल्तुतमिश ने, गयासुद्दीन तुगलक ने या फिर फिरोज शाह तुगलक ने नहीं दिया था। तो याद रखिएगा गयासुद्दीन तुगलक का इसमें कोई योगदान नहीं था। किस किस का था? कुतुबुद्दीन ऐबक का था, इल्तुतमिश का था और फिरोज शाह तुगलक का था, ठीक है। चलिए, जयपुर के महाराजा सवाई जयसिंह ने वेधशाला नहीं बनवाई थी। कहां पर नहीं बनवाई थी निम्नलिखित में से? उज्जैन में, वाराणसी में, मथुरा में या फिर इलाहाबाद में? बताइए। उज्जैन में, वाराणसी में, मथुरा में, इलाहाबाद में, किस में उन्होंने वेधशाला नहीं बनवाई थी? तो इसको याद रखिएगा, इलाहाबाद में उन्होंने वेधशाला का निर्माण नहीं कराया था। कहां पर? इलाहाबाद में, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक उद्योग भारत के लिए सबसे अधिक विदेशी मुद्रा कमाता है? बताइए। सबसे अधिक फॉरेन जो हम करेंसी लाते हैं वो कौन सा उद्योग है? चाय है, जूट है, लौह इस्पात या फिर चीनी है? चाय है, जूट है, लौह इस्पात या फिर चीनी? तो बताइए मुझे। तो ये है हमारा चाय। चाय सबसे अधिक फॉरेन करेंसी भारत में लाता है। कौन? चाय लाता है। इसको याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, रानी लक्ष्मीबाई बांध अवस्थित है। अब चाय के उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? तो दूसरा स्थान है और चीन का पहला स्थान है। इसको भी याद रखिएगा। रानी लक्ष्मीबाई बांध अवस्थित है। रानी लक्ष्मीबाई जो बांध है वो कहाँ पर है? मैंने आपसे पहले भी बोला था कि रानी लक्ष्मीबाई एक विश्वविद्यालय है झांसी में, उसको याद रखिएगा, पहले टेस्ट में कराया था। और रानी लक्ष्मीबाई बांध को भी याद रखिएगा। बेतवा पर है, रिहंद पर है, केन नदी पर है या फिर टोंस नदी पर है? तो ये है आपकी बेतवा नदी पर। कौन सी नदी पर है? बेतवा नदी पर, याद रखिएगा। और इसमें उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश से सिंचाई की जाती है। यूपी और एमपी को ये कवर करता है, दोनों को, ठीक है। बेतवा रिवर, चंबल सिंध बेतवा के, बेतवा किसकी सहायक नदी है? तो ये यमुना की सहायक नदी है। नेक्स्ट देखिए, वैश्विक तापन के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी गैस कौन सी है? सबसे ज़्यादा जो हम आजकल गर्मी का अनुभव कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा गर्मी होने रखी है, तो कौन सी गैस सर्वाधिक उत्तरदायी है? कार्बन डाइऑक्साइड तथा मीथेन है या फिर अमोनिया तथा ब्यूटेन है, रेडॉन तथा नाइट्रोजन है, ओजोन तथा हाइड्रोजन क्लोराइड है? बताइए। तो ये है हमारी CO2, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन। चलिए नेक्स्ट, वन अनुसंधान संस्थान स्थापित है। वन अनुसंधान संस्थान स्थापित है, बताइए कहां पर है? वन अनुसंधान संस्थान स्थापित कहां पर है? हैदराबाद में, नैनीताल में, सोलन में, देहरादून में? तो याद रखिएगा वन अनुसंधान संस्थान आपका देहरादून में है और सब्जी अनुसंधान संस्थान पूछे तो आपका वाराणसी में है। कहां पर? वाराणसी। वन पूछे तो देहरादून और सब्जी पूछे तो वाराणसी, याद रखिएगा। किस राज्य का 90% से अधिक क्षेत्र वन आच्छादित है? किस राज्य का 90% से अधिक क्षेत्रों पर वन पाया जाता है? अरुणाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, केरल या फिर पश्चिम बंगाल? तो किस पर है? अरुणाचल प्रदेश। किस में है? अरुणाचल प्रदेश में, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट, अफ्रीका का सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंटेन किलिमंजारो कौन से देश में अवस्थित है? अफ्रीका में एक सबसे ऊंचा पर्वत है अफ्रीका का, माउंट किलिमंजारो। वो कौन से देश में अवस्थित है? बताइए मुझे। केन्या में, मलावी में, तंजानिया में या फिर जाम्बिया में? तो याद रखिएगा कहां पर है? तंजानिया में। कहां पर है? तंजानिया में। अफ्रीका का सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट किलिमंजारो तंजानिया में है।
ठीक है। और इसकी ऊंचाई कितनी है? इसकी ऊंचाई है 58-95, 58-95। ऊंचाई याद नहीं रखनी है, बस मेरे साथ हो तो एक बार देखते हुए चलना। नेक्स्ट कह रहा है कि इनपुट लोग नहीं पाए जाते। इनपुट लोग इनुइट लोग नहीं पाए जाते हैं। कहाँ पर? अलास्का में, कनाडा में, ग्रीनलैंड में या फिर स्वीडन में? बताइए कहाँ पर नहीं पाए जाते? तो ये स्वीडन में नहीं पाए जाते। कहाँ पर नहीं मिलते? स्वीडन में नहीं मिलते, ऊपर नहीं मिलते। ठीक है। साइबेरियाई क्षेत्र में मिलते हैं मोस्ट ऑफ दी, जिसमें अलास्का, ग्रीनलैंड हो गया, कनाडा का उत्तरी भाग हो गया, सदैव बर्फ पे ढका रहता है। यहाँ पर इनुइट लोग मिलते हैं। कौन से लोग मिलते हैं? इनुइट लोग मिलते हैं। ये पूछा गया है क्वेश्चन, इसलिए मैं आपके लिए लेके आया हूँ इसको। ठीक है। नेक्स्ट देखिए 25वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि वायुमंडल में निम्नलिखित में से किसके उत्सर्जन से अम्लीय वर्षा होती है? वायुमंडल में निम्नलिखित में से किसके उत्सर्जन से अम्लीय वर्षा होती है? नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एक ऑप्शन, कार्बन डाइऑक्साइड तथा कार्बन मोनोऑक्साइड दूसरा ऑप्शन, ओजोन तथा CO2 तीसरा ऑप्शन, कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन चौथा ऑप्शन। ये कल भी क्वेश्चन पूछा गया था। अगर आपने कल का टेस्ट लगाया होगा तो आप इस क्वेश्चन को आसानी से कवर कर लोगे। और कवर कर लोगे नहीं, कवर करना पड़ेगा भाई, अगर कहानी बनानी है तो। सॉरी। बताइए अम्लीय वर्षा किसके उत्सर्जन से अम्लीय वर्षा कराई जाती है? नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड या फिर CO2 कार्बन मोनोऑक्साइड, ओजोन CO2 कार्बन मोनोऑक्साइड तथा नाइट्रोजन। तो ये है आपका नाइट्रोजन ऑक्साइड तथा सल्फर डाइऑक्साइड NO2 और SO2। ठीक है, याद रखना दोनों को। एसिड रेन, एसिड रेन आपको पता है ना, एक कॉन्सेप्ट मैंने कल बताया था। एसिड रेन का मतलब है जब आप पहली वर्षा होती है किसी भी सीजन की तो उसको एसिड रेन बोलते हैं। एसिड रेन क्यों बोलते हैं? क्योंकि वायुमंडल में बहुत सारी गैसें होती हैं जो पोल्यूटेंट होते हैं, प्रदूषित गैसें होती हैं जो आपके फैक्ट्रीज से या फिर आपकी घर के कामों से, जलाने से, बहुत सारी चीज़ों से वायुमंडल में चली जाती हैं और बारिश के द्वारा नीचे आती हैं, इसलिए उसको एसिड रेन बोला जाता है। इसलिए बोला जाता है कि क्या बोलते हैं घर वाले कि पहली बारिश में नहीं नहाना चाहिए, इसलिए हमको पहली वर्षा में नहीं नहाना चाहिए। क्यों नहीं नहाना चाहिए? क्योंकि पोल्यूटेंट्स हमारे शरीर पर पड़ते हैं, कोई भी बीमारी हमको लग सकती है। नेक्स्ट कह रहा है कि विद्युत बल्ब के अंदर कौन सी गैस होती है? विद्युत बल्ब के अंदर कौन सी गैस होती है? बताइए। ऑक्सीजन होती है, वायु होती है या फिर कार्बन डाइऑक्साइड या इनमें से कोई नहीं? तो इनमें से कोई सी भी गैस विद्युत बल्ब के अंदर नहीं होती, लेकिन होती कौन सी है? माइंड में तुरंत क्लिक होना चाहिए, सर होती कौन सी है? सबसे पहले तो बल्ब का आविष्कार एडिसन ने किया था। आपको पता होना चाहिए कि बल्ब का आविष्कार किसने किया था, तो एडिसन ने किया था। और विद्युत बल्ब में टंगस्टन धातु का एक पतला कुंडलीनुमा तंतु लगता है। आपका पूछेगा कि तंतु किस चीज का बना होता है? आप बल्ब को देख लें तो तंतु बना होता है आपका टंगस्टन का। किसका? टंगस्टन का तंतु बना हुआ होता है। इस धातु का ऑक्सीकरण रोकने के लिए बल्ब के अंदर निर्वात कर दिया जाता है। ठीक है ना, निर्वात मतलब खाली जगह बनाई जाती है। और कभी कभी बल्ब के अंदर पूर्णतः निर्वात करने में के बजाय उसमें नाइट्रोजन आर्गन, अक्रिय गैस है, नॉन रिएक्टिव गैस आर्गन। कौन सी? आर्गन, याद रखिएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? बताइए कौन से यंत्र का प्रयोग किया जाता है? हाइग्रोमीटर या फिर बैरोमीटर, मोनोमीटर या फिर हाइग्रोमीटर? हाइड्रो या फिर हाइग्रो, मैनोमीटर या फिर बैरोमीटर, कौन से यंत्र का वायुमंडलीय दाब, वायुमंडलीय प्रेशर को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो यह आपका बैरोमीटर। कौन सा है? बैरोमीटर, याद रखिएगा। हाइग्रोमीटर किसको मापने के लिए यूज होता है? तो हाइग्रोमीटर को याद रखिएगा। हाइग्रोमीटर मापते हैं हम जलवाष्प यानी कि आर्द्रता, सापेक्ष आर्द्रता मापने के लिए हाइग्रोमीटर का यूज होता है। और मैनोमीटर से गैसों का दाब मापा जाता है। मैनोमीटर से किसका मापा जाता है? गैसेस का दाब। किसका? गैसेस का दाब मापा जाता है। और हाइड्रोमीटर से अपेक्षित घनत्व द्रवों का, हाइड्रोमीटर से मापा जाता है जो आपका लिक्विड होते हैं उनका डेंसिटी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया था? जो गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम है, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, इसका प्रतिपादन किसने किया था? न्यूटन ने किया था, गैलीलियो ने किया था, कोपरनिकस या फिर आइंस्टीन? अब आप मुझे बताइए किसके सिर पर सेब गिरा था? बताइए फटाफट, इसका क्या होगा? तो सर न्यूटन। तो न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किया था, ये आपको पता होगा, द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। नेक्स्ट देखिए, किन महीनों में रबी की फसल की बुआई होती है? आपको पता होगा कि किन महीनों में रबी की फसल की बुआई होती है। मार्च अप्रैल, जून जुलाई, अक्टूबर नवंबर या फिर जनवरी फरवरी? तुरंत
रबी की फसल माइंड में क्लिक होनी चाहिए, तुरंत हमें जाना चाहिए गेहूं की फसल पर। और गेहूं की फसल हम कब लोग बोते हैं? अब तो हमने बो चुकी है, अब तो काफ़ी बड़ी हो रखी है। तो बताइए कौन से सीजन में हमने उसको बोया था? कौन से में? अक्टूबर नवंबर में। कब? अक्टूबर नवंबर में रबी की फसलें बोई जाती हैं। तो आपको एक चीज़ है आपको पता होनी चाहिए कि रबी, खरीफ और जायद 3 तरह की फसल होती हैं, इनकी सीज़न के आधार पर 3 पार्ट में इनको डिवाइड किया गया है, रबी की, खरीफ की और जायद की फसलें। अक्टूबर नवंबर में इनकी बुआई होती है, मार्च अप्रैल में इनकी कटाई होती है, ये भी आपको पता होना चाहिए। पीतल में कौन सी धातु होती है? बताइए फटाफट। पीतल में कौन सी धातु होती है? कौन कौन सी धातुएं हैं पीतल में जिनसे पीतल बनकर तैयार होता है? निकेल और जस्ता, तांबा और निकेल, मैग्नीशियम और जस्ता, तांबा और जस्ता। बताइए तांबा और जस्ता। तांबा और जस्ता से मिलकर बनता है आपका पीतल। क्या बनता है? पीतल। किससे? तांबा और जस्ता से मिलकर बनता है आपका पीतल। नेक्स्ट कह रहा है कि जनगणना 2011 के अनुसार, सेंसस 2011 के अनुसार किस राज्य की साक्षरता दर सबसे अधिक है? किस राज्य की साक्षरता दर सबसे अधिक है? केरल की, मिजोरम की, गोवा की या फिर महाराष्ट्र की? बताइए। ये एक आसान सा क्वेश्चन आपके लिए है कि किस राज्य की साक्षरता दर, इनकी लिटरेसी, पढ़े लिखे लोग सबसे ज़्यादा कहाँ पर हैं? तो ये है आपके केरल। कहाँ पर है? केरल में। कहाँ पर है? केरल में, याद रखिएगा। सबसे कम बिहार। ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला साहित्यकार। वेरी इंपॉर्टेंट। आपसे प्रथम बहुत पूछता है आजकल। दिल्ली पुलिस का एग्जाम देखा होगा ना, तो उसमें प्रथम यही पूछा गया। और लोगों ने कराया कि ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली 2023 में किसको मिला है, 2022 में किसको मिला है, लेकिन उसने क्या पूछ लिया? ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला साहित्यकार। कभी कभी पूछ लिया ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम कोई अगर इंटरनेशनल अवार्ड है तो उसके भारतीय महिला या फिर भारतीय पुरुष, इसके बारे में पूछ लिया कि किसने प्राप्त किया है। एक है कि आशापूर्ण देवी, महादेवी वर्मा, महाश्वेता देवी या फिर अमृता प्रीतम। बताइए। तो आशापूर्ण देवी को ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था, प्रथम महिला साहित्यकार थी, याद रखिएगा। यह पुरस्कार 1965 से दिए जाते हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार कब से दिए जाते हैं? इसको भी याद रखिएगा, 1965 से, 1965 से ज्ञानपीठ पुरस्कार वितरित किए जाते हैं। और प्रथम महिला लेखिका थी, कौन सी थी? आशापूर्णा देवी। ठीक है ना। 1976 में इनको ये मिला और इनकी जो कीर्ति थी वो थी आपकी प्रथम प्रतिश्रुति। 1900 कब मिला था इनको? ये 1976 में, याद रखिएगा, 1976 में। और आपसे इनकी कीर्ति पूछ सकता है कि कौन सी थी कीर्ति? प्रतिश्रुति के लिए। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित नृत्य शैलियों में से किसका उद्गम पूर्व भारत से है? बताइए। पूर्वी भारत से है, किसका उद्गम है? कथकली का है, कुचिपुड़ी का, भरतनाट्यम का, मणिपुर का। ऐसे क्वेश्चन पूछता है बहुत ही आसान से। कथकली का है, कुचिपुड़ी का है, भरतनाट्यम का है, फिर मणिपुर का है। बताइए मुझे। तो मणिपुरी डांस आपका पूर्व से ही है, तो हम अंदाजा लगा सकते हैं कि मणिपुरी कहाँ से है? पूर्व से है। ठीक है ना। यह पूर्वी भारत का नृत्य है। कथकली, कुचिपुड़ी तथा भरतनाट्यम ये आपके दक्षिणी भारतीय नृत्य हैं। कथकली भी केरल, कुचिपुड़ी, भरतनाट्यम ये कहाँ के? सदर्न इंडिया के, यानी कि नीचे वाले हिस्से के हैं, यहाँ के हैं। अब आप मुझे बताइए कौन सा डांस फॉर्म कौन से राज्य से संबंधित है? जैसे आपका कथकली केरल से है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश से है और भरतनाट्यम आपका कहाँ से है? तमिलनाडु से है। नेक्स्ट देखिए, जेरूसलम निम्नलिखित में से किसका तीर्थ यात्रा स्थल नहीं है? जेरूसलम निम्नलिखित में से किसका तीर्थ यात्रा स्थल नहीं है? ईसाइयों का, पारसियों का, मुस्लिमों का या फिर यहूदियों का? बताइए किसका नहीं है? तो ये नहीं है आपका पारसियों का। किसका नहीं है? पारसियों का नहीं है। और जेरूसलम इजराइल का प्रमुख शहर है। कहाँ का शहर है? कहाँ का शहर है? इजराइल। याद रखिएगा, इजराइल का प्रमुख शहर है जेरूसलम। नेक्स्ट कह रहा है कि उत्तर प्रदेश का धनौरी वेटलैंड किस जनपद में स्थित है? कौन सा वेटलैंड? धनौरी वेटलैंड। पूछा है कि किस जनपद में स्थित है? गाजियाबाद में? नो। आगरा में? गौतम बुद्ध नगर में? मथुरा में? फटाफट क्लिक करिए माइंड। कहां पर है? 1 2 3। तो यह है आपका गौतम बुद्ध नगर में। कहां पर है? गौतम बुद्ध नगर में। याद रखिएगा, धनौरी वेटलैंड गौतम बुद्ध नगर में स्थित है। नेक्स्ट देखिए, मिस इंडिया यूएसए के खिताब से, मिस इंडिया यूएसए के खिताब से 11 दिसंबर 2023 को किसे सम्मानित किया गया? देखो हाल ही की इस बुक की एक खास बात यह है, अभी मैं इसके टेस्ट करा रहा हूं और दिसंबर अभी गया है, यानी कि बिल्कुल लेटेस्ट एडिशन है। 11 दिसंबर 2023 को किसे सम्मानित किया गया है मिस इंडिया यूएसए के खिताब से? सिमोन नूराली को,
रिजुल मैनी को, उर्वशी सिंह को या फिर समायरा को? बताइए किसको किया गया? तो रिजुल मैनी को। रिजुल मैनी को 11 दिसंबर 2023 को मिस इंडिया यूएसए के खिताब से सम्मानित किया गया है। हमने एक क्वेश्चन कल पढ़ा था, मिस इंडिया यूनिवर्स, मिस यूनिवर्स का खिताब किसने जीता था, ये आप मुझे बताओगे। चलिए, कह रहा है कि किस देश द्वारा 24 नवंबर 2023 को भारत में अपने दूतावास को स्थायी तौर पर बंद करने की घोषणा की गई? बताइए, लेटेस्ट क्वेश्चन है, बड़ा क्वेश्चन है। 24 नवंबर 2023 को भारत में अपने दूतावास को स्थायी तौर पर बंद करने की घोषणा की गई। कौन सा था? पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, चीन है या फिर श्रीलंका है? बताइए। तो यह है अफगानिस्तान। कौन सा देश है? अफगानिस्तान। कैसे है? 30 सितंबर 2023 को घोषणा होती है कि 1 अक्टूबर 2023 से अपना परिचालन बंद कर रहा है। कौन? अफगानिस्तान का एम्बेसी, दूतावास। याद रखिएगा। आगे देखिए नेक्स्ट। संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन UNWTO द्वारा किस भारतीय गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के खिताब से सम्मानित किया गया है? UNWTO द्वारा किस भारतीय गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के खिताब से सम्मानित किया गया है? मांडा, धोरडो, परागपुर या फिर किला रायपुर? बताइए मुझे। तो ये है आपका धोरडो। कौन सा गांव है? धोरडो। धोरडो को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के खिताब से सम्मानित किया गया। याद रखिएगा। धोरडो गांव को गुजरात का है। कहाँ का है? गुजरात का। धोरडो गांव गुजरात का सर, ठीक है। चलिए, तो ये आपके 38 क्वेश्चन, 38 क्वेश्चन लगभग इसमें 38 क्वेश्चन आते ही हैं यूपी पुलिस में, जिसमें करंट और स्टैटिक दोनों होते हैं, ठीक है ना। तो मेरे साथ आपने ये लगाए होंगे, अपना स्कोर मुझे बताना कि कितना स्कोर रहा है। अगर कुछ गलतियां हुई हैं तो उस टॉपिक को सेपरेट अपनी किसी नोटबुक में लिख लेना। रिवाइज करने की एक निंजा टेक्निक बता रहा हूँ। पूछते हैं कि रिवाइज कैसे करें, नोट से करें, कैसे करें, लिख लेना। अगर आप कोई टेस्ट लगा रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं उसका, अगर आपसे कोई पॉइंट नहीं बन रहा है तो उस पॉइंट को एक डायरी इधर रखा करें नीचे, उसमें लिख लिया करें कि ये मुझसे क्वेश्चन नहीं बने। और फिर लास्ट में जब आपका टेस्ट फिनिश हो जाए, जब आप टेस्ट लगा लें, तो क्या करना है, उस जो टॉपिक आपने लिखे हैं उनको अपने नोट्स में देखना है, गूगल देखना है, कुछ भी करना है, बुक में देखना है, उनको रिवाइज करना है। और फिर आप उसको कभी नहीं भूलने वाले हैं। और कभी भूलने वाले भी होंगे तो आपकी डायरी में वो नोट्स सेफ रखे होंगे, जिसको आप आपातकाल स्थिति में कभी एग्जाम के 1-2 घंटे 2 मिनट पहले भी रिवाइज कर सकते हैं। ये आपकी होती है निंजा टेक्निक, याद करने की, रिवाइज करने की, ठीक है ना। चलिए, आप मुझे स्कोर बताइए कि आपका कौन सा और कितना स्कोर रहा है, कैसे कैसे क्वेश्चन इसमें रखे गए थे। आपके यूपी पुलिस के एग्जाम से रिलेट कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं? बिल्कुल कर रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन आपके वही उठाए गए हैं जो बहुत ज़्यादा रिलेवेंट है। और आपके लिए एक छोटा सा कुछ अनाउंसमेंट मैं कर भी सकता हूँ, कल करूँगा ये, कि ताकि आपके लिए एक मैराथन बहुत जल्दी मैं लेके आऊँगा करंट अफेयर की, उसको तैयार करना मेरे साथ। चलिए, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने ये किया। और नेक्स्ट क्लास के लिए चैनल को कर लीजिए सर सब्सक्राइब, क्योंकि कल भी आपको टेस्ट मिलने वाला है और वो तभी मिलता है जब आप बेल आइकन दबा देते हैं, आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाता है। तो इसलिए आप कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब। और प्लीज़ एक लाइक जरूर बनता है यार, एक लाइक जरूर किया करें। कोई भी देखें, आप खोलकर पीछे चले जाएं, पर एक लाइक जरूर करके जाएं, उस पर लिख के जाएं कि कैसा फीडबैक है, कैसे कैसे क्वेश्चन है, कैसे नहीं है, कमेंट जरूर किया करें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अपना ख्याल रखिएगा और अपनी तैयारी को एक नए डायमेंशन, नए आयाम देने हैं। कोई डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, बाहर कोई कुछ क्या करा है, कौन क्या करा है, कितनी मतलब कैसे कैसे करूँगा, कैसे नहीं करूँगा, बहुत कम समय बचा है, कोई मैटर नहीं करता। सीधा टारगेट बनाइए, इतने टेस्ट मुझको डेली लगाने हैं, इतने क्वेश्चन डेली पर डे करने हैं, बस। बाकी कोई कुछ भी कहता रहे, इधर से सुनना है, इधर से निकालना है। अगर सबकी सुनोगे तो पायदान बन जाओगे, और पायदान बन जाओगे तो दबा के चलेगी दुनिया, ठीक है ना। तो थोड़ा सा मजबूत होकर चलना है, अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखना है, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है, दोनों में बड़ा डिफरेंस है। ओके, चलिए, तो अपना ख्याल रखिएगा। ओके।